नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आधे अधूरे की रंगमंचीयता की समीक्षा करेंगे आज हम लोग। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रगण के साथ इस वीडियो को साझा भी कर दें जिससे उनकी भी सहायता हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग अपने उत्तर को शुरू करने से पहले सदैव प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? रंगमंच का अर्थ है प्रत्यक्ष अभिनय द्वारा अभिव्यक्त करना। रंगमंच लेखक के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मतलब रंगमंच जो होता है वो जो लेखक अपने नाटक को लिख रहा है, विचार जो लिख रहा है नाटक के माध्यम से, उस विचारों को, पात्रों को खड़ा करके उनसे अभिनय करवा के उस माध्यम से लोगों तक लेखक के विचारों को पहुंचाना। रंगमंच अन्य मनोरंजन की विधाओं से अलग महत्व रखता है। रंगमंच का अर्थ है स्टेज जहां नाटक खेला जाता है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार आधुनिक युग का आरंभ हम भारतेंदु युग से मानते हैं, उसी प्रकार हिंदी नाटक और रंगमंच का आरंभ भी भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु जी ने नाटक और रंगमंच के रिश्ते को समझने और मूर्त स्वरूप देने का कार्य किया। भारतेंदु ने अपने युग में पहली बार नाटककार और रंगमंच के अद्वैत संबंध को समझा था। इसे ध्यान में रखकर नाट्य की भूमिका तैयार भी की थी। मतलब भारतेंदु जी ने नाटक की शुरुआत की थी। जैसा कि हम जानते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन कालों में नाटक कहीं विलुप्त हो गया था। बस देश काल वातावरण में काव्य चल रही थी, काव्य रचना चल रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि भारतेंदु जी ने जो हमारी प्राचीन नाट्य है उसको आधुनिक काल में उभारा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे आधुनिक युग का आरंभ भी हम भारतेंदु जी से मांगते हैं, वैसे ही नाटक का भी आरंभ हम भारतेंदु युग से ही समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोहन राकेश का कहना था कि उनका नाट्य लेखन हिंदी रंगमंच की तलाश के रूप में हुआ था। नाटक की कला एक बहुआयामी, सामूहिक और सामाजिक कला है जिसमें जीवन की वास्तविकता को दिखाया जाता है। रंगमंच और नाटक दो अलग सत्ता होते हुए भी परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि नाटक का जन्म रंगमंच के कारण हुआ और रंगमंच भी नाटक की वजह से अस्तित्व रखता है। प्रस्तावना के बाद हम शुरू कर देते हैं अपने प्रश्न का मूल उत्तर लिखना। आधे अधूरे नाटक की रंगमंचीयता। चलिए देखते हैं। आधे अधूरे में दृश्य रहित 2 अंक हैं। घटना ड्राइंग रूम्स में घटित होती है। इसमें कुल 5 पुरुष पात्र और 3 स्त्री पात्र हैं। इसमें मध्यवर्गीय समाज का चित्रण हुआ है। यहाँ वह परिवार दिखाया गया है जो विविध प्रकार के घुटन को महसूस कर रहा है। हम जैसा जानते हैं, आधे अधूरे नाटक में 2 अंक हैं और उसमें जो घटना है वो ड्राइंग रूम से शुरू होती है। उसका प्रारंभ ही ड्राइंग रूम से होता है। जब स्त्री पात्र घर के अंदर प्रवेश करती है तो वो ड्राइंग रूम को देखती है और ड्राइंग रूम में सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। तो नाटक की शुरुआत यहाँ से होती है। नाटक में एक मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण हुआ है, जहाँ परिवार को जो दिखाया गया है, जिस परिवार को, वो परिवार एक घुटन से मतलब घुटन महसूस करते हुए अपने जीवन को यापन कर रहा है। आगे देखते हैं। महेंद्रनाथ सावित्री पर अवलंबित होने से उपेक्षित हैं। बीना, जो सावित्री और महेंद्र की बड़ी लड़की है, वो माँ के प्रेमी मनोज के साथ भागकर विवाह कर लेती है पर फिर भी उदास है। अशोक, जो सावित्री महेंद्र का लड़का है, वह बेकार और बेरोजगार है। किन्नी, जो इनकी छोटी लड़की है, वह एक जिद्दी लड़की है। सावित्री पति के रूप में पूर्ण मनुष्य देखना चाहती है, पर इस असफलता से न खुद उसे शांति मिलती है न उसके परिवार को। महेंद्रनाथ स्वयं कोई भी निर्णय नहीं ले पाता जो कि सावित्री को पसंद नहीं है। राकेश जी ने ऐसे दृश्य चुने हैं जिसके लिए आवश्यक सामग्री सहजता से उपलब्ध हो जाए। ये दृश्य दोस्तों से सलाह लेकर लिखते थे, परिवर्तित करते थे। इनके नाटक में रंगमंच का ध्यान अधिक था।
आधे अधूरे एक ही कमरे में चलने वाला नाटक है जहाँ कुछ टूटी खाली चाय की जूठी प्यालियाँ हैं, डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा सेट है, आदि चीज़ें किसी न किसी तरह टिकी हैं। फटी पुरानी किताबों का शेल्फ है, गद्दे पर्दे मेज पोस फटे पुराने हैं। घर के फर्नीचर एक अवस्था से मानव की वृत्ति का पता चलता है। किसी को भी इस वस्तुओं से लगाव नहीं, वरना ये ऐसे खराब हालत में न होते। काले सूट वाला आदमी आम समाज का प्रतिनिधित्व है। राकेश जी ने इन चीज़ों का निर्देशन किया है जो इंसानों की तरह अस्तित्व रखती है। इसके द्वारा मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक व्यवस्था सूचित की है जो खराब है। नाटक में अंतराल को प्रकाश के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मंचीय निर्देशन के कारण पात्र ठीक आते जाते हैं। उसी तरह उनकी कृति है, जैसे सावित्री का टेबल क्लॉथ में मुंह छुपा के रोना, अशोक का कैंची से कच-कच तस्वीरों को काटना या महेंद्र नाथ का फाइलें झटकाना उनकी मनोवृत्ति सूचित करता है। मंचीयता की दृष्टि से यह सफल नाटक है। रंगमंच की वास्तविकता ज्ञान ही नाटक को प्रस्तुत करने में सफलता लाता है। अब हम प्रकाश योजना देखते हैं। इस नाटक में राकेश जी ने समझदारी के साथ प्रकाश का सूचक उपयोग किया है। नाटक के आरंभ में प्रकाश प्रथम टूटे टी सेट तथा डाइनिंग टेबल को आलोकित करता है। फटी किताबें, टूटी कुर्सियों को प्रकाश प्रकाशित करता जाता है। प्रकाश पुनः इस कोने से उस कोने को प्रकाशित करता रहता है, मानो प्रकाश से नाटककार पूरे घर की जर्जरता, टूटापन दिखलाना चाहता है। यहाँ प्रकाश का मतलब है लाइट। लाइटनिंग के माध्यम से जो राकेश जी हैं, मोहन राकेश जी, उन्होंने उस परिवार की स्थिति को बताया है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो परिवार है उसकी मनोवृत्ति कैसी है, वो सारे किसी न किसी तरीके से उदासीन जीवन जी रहे हैं। सावित्री एक आधे अधूरे जीवन में जी रही है, जो ना खुद शांत है ना परिवार को शांत दे पा रही है। तो उस चीज़ को दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर लोग प्रसन्न रहेंगे तो घर की चीज़ों को भी अच्छे से रखेंगे। परंतु यहाँ पे लोग अपने आप से ही खुश नहीं हैं, अपने रिश्तों से खुश नहीं हैं, तो घर को क्या ठीक करेंगे। तो इसी तरीके से इस चीज़ को बस लोगों के बिहेवियर या उनके बोलचाल से ना दिखाकर घर की स्थिति से भी राकेश जी ने दिखाया है। और लाइटनिंग को ऐसे ऐसे दिखाया है, टूटे जो चाय के कप हैं, जो टेबल है उस पे किताबें पड़ी हुई हैं, फटे हुए मेज पोस हैं, पर्दे हैं, इन सब चीज़ों से वो ये घर की स्थिति को दिखा रहे हैं कि इस घर की स्थिति के माध्यम से हम लोग उस परिवार की मनोदशा को समझें। सावित्री घर छोड़कर जाने का निश्चय कर चुकी है। इस बात का परिणाम प्रकाश माध्यम से अधिक प्रभावशाली व्यक्त हुआ। प्रकाश जैसे यह बात सूचित करता है कि सावित्री के जाने से घर सिमट जाएगा। उदाहरण, प्रकाश आकृतियों पर धुंधलाकर कमरे के अलग अलग कोने में सिमटता विलीन होने लगता है। मंच पर पूरा अंधेरा होने के साथ संगीत भी रुक जाता है। यहाँ आप देख सकते हो लाइटनिंग का कितने अच्छे से प्रयोग किया है, और एक एक फीलिंग जो है वहाँ की वो लाइटनिंग के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। अगला बिंदु हम वेशभूषा पर बात करेंगे। नाटक में वेशभूषा गौण है। सभी पात्र एक मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य हैं। इनकी वेशभूषा उम्र के हिसाब से होना आवश्यक है। काले सूट वाला आदमी सिंघानिया जुनेजा के लिए वस्त्र प्रावरण है। चेहरा कोई महत्व नहीं रखता। इन पात्रों की चकाचौंध वेशभूषा से ही इनके गुण हैं, जिन्हें देखकर सावित्री आकर्षित होती है। सावित्री नौकरी करने वाली औरत है। 3-4 पर्स और साड़ियाँ होना पात्र के अभिव्यक्ति की मांग है। बाकी पात्रों की वेशभूषा उम्र के हिसाब से योग्य है। इस नाटक के वेशभूषा की महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयोग में प्रतीकात्मकता है। अर्थात प्रतीकात्मकता मतलब वेशभूषा के अनुसार आप उनको प्रतीक रूप से उनके वेशभूषा को प्रतीक दिखा रखा है। जैसे कि सावित्री का एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि सावित्री नौकरी करने वाली स्त्री है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास 3-4 पर्स होंगे, उसके पास साड़ियाँ होंगी, जो कि नाटक में दिखाया हुआ है प्रतीक के रूप में। आगे हम भाषा पे बात करेंगे। भाषा, नाटक मनोरंजन का दृश्य साधन है। नाटक का संबंध सीधे प्रेषक दर्शक से आता है। नाटक के पात्रों के साथ प्रेषक एक रूप होता है।
नाटक की भाषा नाटक के विषयानुरूप चाहिए। नाटकों की भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए। राकेश जी की भाषा में यह खूबी है कि उसका हर एक शब्द नाप तोल किया हुआ और तराश कर लिखा है। आधे अधूरे नाटक के शब्द अपने साथ सिर्फ एक ही अर्थ लेकर नहीं आते, साथ में ऐसे घटनाओं का भार ले आते हैं जो घटनाएं बीत चुकी हैं। इस नाटक की भाषा सरल सीधी है, फिर भी मार्मिक है। इसका हर एक पात्र बात से बात निकालना चाहता है। इसमें वही भाषा का प्रयोग किया गया है जो आम जीवन के प्रयोग में रहती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का यह प्रश्न का उत्तर समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।